पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं, उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों ने नागपुर में हिंसा की वो दंगाई तो हैं ही, साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए हिंसा को बढ़ाया, सरकार उन्हें भी दंगाई मानेगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब तक आखिरी दंगाई गिरफ्तार नहीं होगा, पुलिस का एक्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह बहुत बड़ी बात कही। जब तक आखिरी दंगाई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे। और कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडिया महायज्ञ में देश भर के आए ब्राह्मणों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। विवाद तब हुआ जब बासी खाने की शिकायत करने पर वहां सुरक्षा में तैनात बाउंसर्स ने महायज्ञ के लिए आए 3 ब्राह्मणों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद वहां मौजूद ब्राह्मणों का गुस्सा फूट पड़ा। ये बवाल तब मचा जब कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे महायज्ञ के दौरान फायरिंग की खबर आई और इसी के बाद देश भर से इस कार्यक्रम में आए ब्राह्मणों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। ब्राह्मणों का गुस्सा ऐसा कि उन्होंने केशव पार्क में चल रहे महायज्ञ के लिए बनाए गए स्वागत द्वार को ही तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद गुस्साए ब्राह्मण यज्ञशाला के बाहर सड़कों पर उतर आए और पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए ब्राह्मण यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने कुरुक्षेत्र में केशव पार्क के सामने की सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों का गुस्सा इस कदर था कि वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी बेबस दिखे। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब कार्यक्रम में शिरकत करने आए कुछ ब्राह्मणों ने आरोप लगाया कि उन्हें बासी खाना दिया जाता है। इसी को लेकर बहस के दौरान वहां पर सुरक्षा में मौजूद बॉडीगार्ड ने फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी के एक ब्राह्मण समेत 3 लोग घायल हो गए। देखिए, पूरा मामला दरअसल कुरुक्षेत्र में हो रहे कार्यक्रम को लेकर था। कार्यक्रम 11 दिनों का था और 18 मार्च से कुरुक्षेत्र में चल रहा था ये महायज्ञ। 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया। स्वामी हरिओम महाराज महायज्ञ के आयोजक हैं। देश भर से 1500 से ज्यादा ब्राह्मण यहां पर आमंत्रित किए गए थे। ब्राह्मणों के खाने पीने की व्यवस्था पर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। आयोजकों पर बासी खाना देने का आरोप था। विवाद हुआ तो बाउंसर्स पर फायरिंग करने के गंभीर आरोप लग गए। इधर खाने के विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि आयोजन के 5वें दिन जमकर हंगामा होने लगा। गुस्साए ब्राह्मणों को समझाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, साथ ही महायज्ञ में शामिल बड़े साधु संतों को बाहर आना पड़ा, लेकिन गुस्साए युवा ब्राह्मण किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। पहले तो सिक्योरिटी गार्डों ने ब्राह्मणों को सबको मारा, उसके बाद हम गए थे वहाँ पे तो उन्होंने गोली मारी। भोजन ठीक नहीं देते हैं, यहाँ पर कच्चा देते हैं और ऐसा सवेरे से धमकी भी देते हैं। हम तो खुद अपनी बताते हैं, अभी तक भूखे हैं, नाश्ता तक नहीं किया। ब्राह्मण मात्र 1 दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, मुंबई से इतने दिग्गज ब्राह्मण आएंगे कि कम पड़ जाएगा। और हमारे ब्राह्मण गुरुदेव बागेश्वर धाम भी है, बागेश्वर धाम को भी आने में यहाँ टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया और फिर बाकी लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। और अब इसी जगह पर 26 मार्च को होने वाली धर्म संसद पर संकट दिखाई दे रहा है। और आगे आपको दिखाएंगे वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले को लेकर हंगामा क्यों मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए आरजेडी किसको खलनायक बता रही है। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर कल बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था और आज नीतीश कुमार पर हमला करते हुए आरजेडी ने नया पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इसमें नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने और महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप लगाए गए हैं।
बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी को दिया धमकी भरा बयान वायरल हो रहा है। दिलीप घोष ने चेतावनी देते हुए कहा कि टीएमसी उन्हें राजनीति न सिखाए और वो कल से खड़गपुर में उतरेंगे, साथ ही टीएमसी को पीटकर और घसीटकर बाहर निकाल देंगे। दिलीप घोष ने तंज कसते हुए कहा कि जो पल्लू के पीछे छुपे हुए थे उनसे मैं राजनीति का सर्टिफिकेट नहीं लूंगा और वो राजनीति छोड़ सकते हैं लेकिन अपना मिजाज नहीं। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुस्लिमों को भरोसा दिया है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम भाइयों को जो आंख दिखाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मुसलमानों के लिए रमजान पर इफ्तारी का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में अजीत पवार ने ये बयान दिया है। आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा तो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर सियासी निशाना साधा है। एक कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की विरोधी रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो चाल चली है उसकी कीमत उन्हें कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की टीम मणिपुर के दौरे पर है और हालात का जायजा ले रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अधीर रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार और गृह मंत्री इतने सक्षम है तो मणिपुर में 2 साल से शांति क्यों नहीं हो रही है। अधीर रंजन ने दावा किया कि बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगी कोई भी वादा पूरा नहीं होगा। औरंगजेब के नाम पर मचे घमासान के बीच वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले के नाम पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने औरंगाबाद नाम बदलने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने मेयर को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा। औरंगाबाद का नाम शिवानगर रखने की बात हिंदू संगठन कह रहे हैं। गुलामी के प्रतीक को मिटाकर रहेंगे, हिंदू संगठनों की ओर से यह भी कहा गया। दरअसल औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान किया। वो शहर जिसके 3 नाम थे, बनारस, वाराणसी और काशी, उसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद रख दिया था। लेकिन काशी के लोगों ने उसके इस फैसले को मानने से इनकार किया। औरंगाबाद नाम सिमटकर सिर्फ एक मोहल्ले तक रह गया और अब उस मोहल्ले के नाम का भी विरोध हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। एक क्रूर शासक के नाम पर औरंगाबाद नाम रखा गया था, उस मोहल्ले का नाम हम लोग बदलना चाहते हैं और उसको बदलने के लिए महापौर जी को हमने एक ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ नगर आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि आताताइयों के नाम पर जो भी नाम हमारे नगरों के, शहरों के, जगहों के रखे गए हैं उनको बदलना आवश्यक है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, औरंगजेब आताताई था और औरंगजेब के ऊपर दिए गए बयान के कारण ही आज महाराष्ट्र में उस तरह का अभी महाराष्ट्र में आपने ऐसी घटना नागपुर में देखा है, जो हिंदुस्तान में कही जाए तो हिंदुओं की धड़कन है। और मैं तो पूछता हूं कि जो नाम यहाँ रखा गया है औरंगाबाद, उसका कारण तो बताया जाए। वहाँ लक्ष्मी कुंड है, वहाँ जो है पितृ कुंड है, वहाँ राम कुंड है, कारण ये बताया जा रहा है। औरंगाबाद मोहल्ले को लेकर बवाल इतना क्यों मचा हुआ है, मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताता हूं। दरअसल काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में औरंगाबाद इलाका है जो कि शहर के बीचों बीच है। विश्वनाथ मंदिर से यह सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर मोहल्ला बसता है। औरंगाबाद का पुराना नाम शिवानगर था। 1669 में औरंगजेब ने शिवानगर का नाम बदला और औरंगाबाद कर दिया था। अब हिंदू संगठन औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू संगठनों ने मेयर को ज्ञापन सौंपा और औरंगाबाद का नाम बदलकर वापस इधर मेरठ में एक बार फिर से चैन स्नेचर्स एक्टिव हो चुके हैं। इस बार चैन स्नेचर ने एक डॉक्टर को उस समय निशाना बनाया जब वो शाम को अपने घर के बाहर अपने पालतू डॉग के साथ टहल रहे थे। चेन स्नैचिंग की यह घटना मेरठ के नौचंदी इलाके की है, जहां पर डॉक्टर तोमर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। समय शाम के करीब 6:30 बजे का था और डॉक्टर तोमर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ एक बड़ी वारदात होने जा रही है। तभी पीछे से एक स्पोर्ट्स बाइक आकर रुकती है और पलक झपकते ही डॉक्टर तोमर शिकार बन जाते हैं। इस चेन स्नैचिंग की वारदात को दोबारा देखिए।
कैसे सिर्फ 3 सेकंड में ये चेन स्नैचिंग की वारदात हो जाती है। चेन स्नैचिंग के दौरान डॉक्टर तोमर औंधे मुंह सड़क पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग गई है। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस चेन स्नैचर की तलाश कर रही है, लेकिन ये लूटपाट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और जल्दी संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल में किए गए नए प्रावधानों से जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन खुश नहीं है। उनका कहना है कि नए वक्फ बिल में भी कई बदलाव की जरूरत है। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक नए कानून से पुरानी समस्याएं दूर नहीं होंगी। नए बिल में जो सेक्शन 6 है उसमें बदलाव की जरूरत विष्णु शंकर जैन बता रहे हैं, लेकिन बदला नहीं गया और अब तक गलत तरीके से संपत्ति को हड़पा गया और इसे मुक्त कराने का कोई कानूनी विकल्प नहीं है। ये विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वक्फ को लेकर चर्चाएं चल रही थी जेपीसी में, उस दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी कुछ सुझाव जो हैं वो दिए गए थे, लेकिन उनकी कुछ आपत्तियां हैं केंद्र सरकार के इस नए बिल को। वो क्या हैं हम उन्हीं से समझते हैं। विष्णु जी, आप चूंकि इन सभी मामलों में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, वक्फ एक ऐसा कानून है जो सिर्फ मुसलमानों से ज्यादा बाकी धर्मों के जमीन और संपत्तियों के लिए भी एक कहीं ना कहीं खतरा बनता रहा है। आपकी क्या आपत्तियां हैं जो सरकार ने कानून पास करने जा रही है, जो बिल पास करने जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात है, जब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि एक पहल है जहां पे ये जो अंदाज कर दिए गए हैं और वो सुझाव क्या आते हैं। सबसे बेसिक बात आपको बता रहा हूं, सेक्शन 6 का जो सर्वे होता है उसमें जो पर्सन एग्रीव्ड है उसको नहीं चेंज किया गया। उसका एक बहुत बड़ा महत्व है, वो मैंने जेपीसी के सामने रखा था कि पर्सन एग्रीव्ड की परिभाषा में समग्र समाज आता है, जो नॉन मुस्लिम है वो भी उस परिभाषा में आता है, उसको आपने चेंज नहीं किया। आपने ये बात नहीं लिखी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो बाकी संपत्तियों पे, नॉन मुस्लिम्स की संपत्ति पे, एएसआई की संपत्ति पे, ट्रस्ट की संपत्ति पे, सोसाइटी की संपत्ति पे लागू नहीं होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन 28 जो ये कहता है कि वक्फ को एक कानून है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा कि उनको क्या काम करना है। ये एकदम घोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सेक्शन 28, उसको आपने चेंज नहीं किया। सेक्शन 36, सेक्शन 41 इन सबको चेंज नहीं किया गया। सेक्शन 54 जिसमें वक्फ को अधिकार है इंक्रोचमेंट हटाने का, उसको चेंज